हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल संजय ऑनेस्ट जोन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक है। दोस्तों, इस वीडियो नंबर 6 होगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में लाया हूँ। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक अपलोड है। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो अपलोड मिलेगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जाए। तो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। ये कोट दिया हुआ है और ये कथन दिए हुए हैं। इसमें दिया गया है, इस कथन में दिया गया है, पहला है कि देवप्रयाग जो देवप्रयाग है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल ये कथन सही है। अलकनंदा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम में दोनों मिलकर के ही गंगा बनती है। देवप्रयाग में रुद्रप्रयाग में क्या है? तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। ये भी सही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर अलकनंदा नदी बनाती है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये भी सही है। दोस्तों, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत है, ये गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो देखिए 1, 2, 3 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गंगा का आरंभ भागीरथी एवं अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा की 2 धाराएं, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, जिनका संगम विष्णुप्रयाग में होता है। देखिए, एक धौली गंगा आती है, एक विष्णु गंगा आती है, जिनका संगम कहाँ है? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में है जिनका संगम। ठीक है, विष्णुप्रयाग में, यहाँ पर विष्णुप्रयाग में मिलती है धौली गंगा और कौन? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में, और आगे प्रवाहित होती है। और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी किससे मिलती है? तो आपको कर्णप्रयाग में पिंडार नदी, जो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर के अलकनंदा नदी बनाती है, और कर्णप्रयाग में वही नदी मिलकर के रुद्र क्या बनाती है? पिंडार नदी जाकर के धौली गंगा यानी कि अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और उसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जाकर मिलती है। रुद्रप्रयाग में कौन मिलती है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा में जाके मिलती है। और उसके पश्चात संयुक्त धारा को, भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी कहा जाता है। और भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से हुआ है। और प्रसिद्ध बद्रीनाथ की घाटी जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है, अलकनंदा के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ जो है किसके तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। केदारनाथ पीठ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ शामिल नहीं है। अतः शंकराचार्य द्वारा 4 दिशाओं में पीठ शामिल किया गया था। कौन कौन दिशा है? कौन कौन? तो बद्रीनाथ, उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ है वहां पर उत्तर में शंकराचार्य ने, कहाँ पर? उत्तर में बद्रीनाथ और बद्रीनाथ का केदारनाथ में, बद्रीनाथ में जो उत्तराखंड में स्थित है। और पश्चिम में, उत्तर हो गया, दक्षिण में सिंगेरी, पूरब में द्वारका जो गुजरात में स्थित है, पूरब में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारका जो गुजरात में स्थित है। तो ये शंकराचार्य द्वारा चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की गई है। तो उत्तर में बद्रीनाथ पीठ, दक्षिण में सिंगेरी पीठ, पूरब में जगन्नाथ पीठ और द्वारका पीठ पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात है जो कौन सी नदी है? ये प्रश्न पूछा गया। तो चित्रकूट जलप्रपात आपको कहाँ पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो इंद्रावती नदी है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पड़ती है। और चित्रकूट जलप्रपात भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ और देखें, और यदि हम देखें इसमें
कुचिकल जलप्रपात, यदि आपसे पूछ लिया जाए कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो वो आपको बराही नदी पर है, कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपको कावेरी नदी में कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, वो भी कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार जलप्रपात कहाँ है, ये प्रश्न पूछा जाता है। बिहार जलप्रपात कहाँ है, ये काफी प्रश्न आ भी चुके हैं दोस्तों। तो बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, राजस्थान में। बिहार जलप्रपात कहाँ है, टोंस नदी पर, राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा, नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात सोनरेखा नदी पर है, झारखंड में। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात का नाम मैंने बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 78 में कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, ये है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना यदि हम देखें तो ये कहाँ पर है, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। यदि हम इसमें देखें, और यदि हम इसमें देखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी परियोजना है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखें तो आपको अरुणाचल प्रदेश के यदि देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है, और केटी पटनायक वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना वर्ष फरवरी 1987 में हुई थी, और इस समय 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। हमने एक सूत्र बताया था दोस्तों, अ मी गो, अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। ये 3 राज्यों का जो स्थापना वर्ष है 1987 में हुई थी। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने देखिए। अरुणाचल प्रदेश की यदि आपसे पूछा जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 60 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 2 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। ठीक है। इसी प्रकार मेघालय को देखते हैं हम दोस्तों। तो मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी मेघालय की। और मेघालय की स्थापना कभी थी, 1972 में। और मेघालय जब राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, उस समय भी 3 राज्यों को दर्जा दिया गया था। इसमें कौन सा, माँ मेत्री, ये 3 राज्य, एक मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए मेघालय के जो अभी राज्यपाल है कौन है, तो फागू चौहान है। और मेघालय के जो मुख्यमंत्री है वो कोनार्ड संगमा है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या मेघालय में 1 है। उसी प्रकार सिक्किम देखें दोस्तों, तो सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम है, न्यूनतम से भी कम है, अपवाद में 40 है, अपवाद है, जबकि 40 से 60 से कम नहीं होनी चाहिए कहीं भी विधानसभा सीटों की संख्या। लेकिन सिक्किम एक ऐसा जगह है जहाँ सिक्किम, पुदुचेरी 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अपवाद में दिया हुआ है जो विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 40, ये 32, सॉरी 60 से कम है, यानी 32 है। और राजधानी गंगटोक है, और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण आचार्य हैं। और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। जबकि सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सिक्किम को कब, 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखें तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के जो कौन है, यहाँ के तो सिक्किम के अभी उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। ठीक है, सॉरी सिक्किम नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। शहद के जो व्यावसायिक मधुमक्खी का उत्पादन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, मधुमक्खी के उत्पादन के किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यदि आपसे और भी पूछ लिया जाए कि यदि आपसे इसमें सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे है, रेशम कीट के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों। सेरीकल्चर रेशम कीट के उत्पादन को। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी से हो गया। अब पीसी कल्चर आपसे पूछ लिया जाए तो पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से होता है दोस्तों। पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन। फ्लोरिकल्चर आपसे पूछे तो फूलों का उत्पादन होता है फ्लोरिकल्चर से। बीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। पोमो कल्चर फलों का उत्पादन। पोमो कल्चर फलों का उत्पादन वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। फलों के उत्पादन का पोमो कल्चर कहता है। ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बगानी उत्पादन। एरोपॉटिक कल्चर हवा में पौधों को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना।
या मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में आमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो आमनगढ़ टाइगर रिजर्व है किसका हिस्सा है? आमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है वो आपको कार्बेट जिम कार्बेट जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया है। अब आमनगढ़ उत्तर प्रदेश से बना रहा है परंतु जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ चला गया है? उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में चला गया है। अब किससे ये टाइगर रिजर्व जुड़ा हुआ है? किसका हिस्सा है? तो जिम कार्बेट का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जिम कार्बेट के बारे में देखें दोस्तों तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है जिम कार्बेट। और इसकी स्थापना ये जो जिम कार्बेट है वर्ष 1936 में बना था। और जिम कार्बेट है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट क्या है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट। और पहले इसका नाम पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। जिम कार्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम इसमें से देखें दुधवा के बारे में देखें, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क यदि हम देखें तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा? दुधवा उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है। वो नेशनल पार्क नहीं आएगा, टाइगर रिजर्व में आएगा। ठीक है दोस्तों, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत भी है और रानीपुर टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। पीलीभीत भी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी आपको उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी और जिम कार्बेट दोनों उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जिम कार्बेट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें 81 में निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं से के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस तत्व के परमाणुओं में बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये प्रश्न दिया गया है। तो बेरिलियम का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 82 में देखते हैं। 82 में बैकलर के मापने की इकाई है। तो बैकलर किसके मापने की इकाई है? तो बैकलर है जो किसकी मापने की इकाई है? बैकलर है जो आपको रेडियोधर्मिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। रेडियोधर्मिता के मापने की इकाई को बैकलर कहते हैं। बैकलर ठीक है। ओम है, प्रतिरोध की मापने की इकाई ओम कहते हैं। प्रतिरोध की मापने की इकाई और वेग को मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा के से नापते हैं। और चालकता को सीमेंस से मापते हैं चालकता को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेग का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कूलाम्ब होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। जबकि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 84 में परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? क्यों बनाया जाता है परमाणु बंध? तो परमाणु बंध इसलिए बनाया जाता है कि स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 85 नंबर प्रश्न में मीटर जो वाहन की चालकता मापता है कहलाती है? कौन सी मीटर कोई वाहन कर चल रही है उसकी चालकता मापती है? तो उस मीटर को क्या कहते हैं? उस मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं या चाल मापी मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्पीडोमीटर या चाल मापी मीटर कहा जाता है उस मीटर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। स्पीडोमीटर जो वाहन की चाल मापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ओडोमीटर यदि कहें या इसे पथ मापी कहा जाता है, ये वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। पथ मापी यानी ओडोमीटर ये वाहन कितनी दूरी चलती है उसे मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 86 में कोश सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन के विज्ञान को? तो इसे क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान को सूक्ष्म के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों के माइक्रो एनाटॉमिक अध्ययन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रो एनाटॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम इसमें देखें दोस्तों, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति हम लोग ठीक है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से कीट विज्ञान को एनाटॉमी कहा जाता है। और मत्स्य विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। मत्स्य विज्ञान को एपीकल्चर।
मत्स्य के विज्ञान क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, मत्स्य वाला पीसी कल्चर, एपी कल्चर है। और यदि इसमें हम देखें पीली क्रांति किसे कहते हैं, तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति कहते हैं दोस्तों। और भी है इंपॉर्टेंट जो बता दिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसी पदार्थ के को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम को न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो न्यूनतम राशि के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा कार्यफलन को परिभाषित किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है दोस्तों। और पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है सेलुलोज है, जो सेल वॉल पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, जो पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है, यह मोटी, मजबूत एवं छिद्र युक्त तथा निर्जीव होती है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, प्रायः परागम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है दोस्तों, जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 989 में, वस्तु का द्रव्यमान खाली स्थान। तो वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान होता है। वस्तु का भार बदल सकता है परंतु वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है दोस्तों। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह एक समान होता है, कहीं भी नहीं बदलती है वस्तु का द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आगे की ओर चले हम नेक्स्ट प्रश्न में चले, इसमें दिया गया पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है। तो पौधों में जो जाइलम उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम जल का वहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जाइलम को जल का वहन कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 91 नंबर प्रश्न चलते हैं। 91 में क्या कहा गया है, बल के अनुप्रयोग के बिंदुओं और रोटेशन की धुरी की बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग आघूर्ण भुजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसे आघूर्ण भुजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 92 में निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है, सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 93 में एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण खाली स्थान पैदा करता है। तो प्रक्षेप गति में क्षैतिज गति के साथ एक बड़ा कोण है जो ऊंचा प्रक्षेप पथ पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 94 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 23 जोड़ी या 46, ठीक है, या 46 गुणसूत्र होते हैं। 95 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन है, यदि इसमें देखें दोस्तों तो रासायनिक परिवर्तन आपको लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है उद विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया है। तो उद विकास का सिद्धांत है किसने विकसित किया है, चार्ल्स डार्विन ने उद विकास का सिद्धांत विकसित किया है। उद विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 97 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। तो विजातीय मिश्रण किसमें है, विजातीय मिश्रण इनमें से कौन विजातीय मिश्रण है। तो निलंबन क्या है, एक विजातीय मिश्रण है। निलंबन एक विजातीय मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस जगत में संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। तो कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है किसमें, मोनेरा में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 99 नंबर प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 99 में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन कहलाता है। द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण कौन है, तो पनीर है द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। खाली स्थान में हरकत एक पेशी पादप की सहायता से होती है। इसमें एक ऐसी हरकत है जो पेशी पादप की सहायता से होती है। तो घोंघे में एक ऐसी हरकत है जो पेशी पादप की सहायता से होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर और भी पब्लिकेशन के जैसे क्रॉन का, यूरोटेरिया पब्लिकेशन का और रुक्मणी प्रकाशन का पूरी वीडियो अपलोड है दोस्तों। यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारी वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। यदि आप प्रैक्टिस सेट यूरोटेरिया का, क्रॉन का और रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सभी को रिवाइज कर लें दोस्तों। इससे आपको जीके जीएस
याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आप उसे रिवाइज करें, देखें ध्यान से और पढ़ लें दोस्तों, इससे आपको जीके जैसे याद हो जाएंगे और आने वाले जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वो, और आने वाले एग्जाम में भी आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी उससे दोस्तों, यदि आप देखते हैं जीके दोस्तों। इसलिए आप जाएँ और जरूर से जरूर देखें दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 101 की ओर। जोरवे कल्चर एक चाल पोलित पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है जोरवे कल्चर, ये प्रश्न पूछा है। तो जोरवे कल्चर है जो कौन से भारतीय राज्य में है, ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जॉर्वे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है और यह M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। और जॉर्वे महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर स्थित संस्कृति की खोज है। ठीक है दोस्तों, अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवग के तट पर स्थित है। गांव का पुरातात्विक स्थल है, यह एक गांव एवं पुरातात्विक स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित है। जॉर्वे कल्चर कहाँ हो गया, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम महाराष्ट्र के रूप में महाराष्ट्र के बारे में देखें दोस्तों, तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है, महाराष्ट्र का रमेश, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो महाराष्ट्र का राज्यपाल आपको रमेश बैस है। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र को 1 मई 1960 में राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। महाराष्ट्र को गुजरात से अलग किया गया था, गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया था 1 मई 1960 में। और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट हैं, लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट 19 है। राज्यसभा सीट महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है जहाँ सीटों की संख्या 78 है। ठीक है, असम की ओर चलते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा है। वहाँ गुलाब चंद्र कटारिया वहाँ के राज्यपाल हैं। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है, ना कि गुवाहाटी। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। ठीक है, उसी प्रकार गुजरात की ओर चलते हैं। गुजरात की भी स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी और गुजरात है, वहाँ पर अभी कौन है गुजरात में मुख्यमंत्री, तो भूपेंद्र पटेल हैं। श्री आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं और 182 सदस्य क्या है गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या है। और गांधीनगर में उसकी राजधानी है। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। ठीक है, और बिहार के बारे में जानते हैं दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। यदि हम देखें विधान परिषद भी बिहार में है, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 75 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, कैवल्य प्राप्त करना कौन से धर्म में ये दिया गया है, तो कैवल्य के बारे में जैन धर्म में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जैन धर्म में संबंधित है कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य का सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं। कैवल्य मतलब जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जैन धर्म के बारे में देखें दोस्तों, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। और ऋषभदेव क्या है, जैन धर्म के प्रथम यानी कि संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक पूछे जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी हैं। इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुई थी। मृत्यु 468 BC पावापुरी में हुई थी दोस्तों, 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जैन धर्म की भाषा क्या था, प्राकृतिक थी। और बचपन का नाम महावीर स्वामी का क्या था, तो वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता के नाम त्रिशला थी दोस्तों। ठीक है, और गृह त्याग कब किए थे, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। और महावीर को जीन कहा जाता है यानी विजेता कहा जाता है। आहर्त यानी योगी कहा जाता है। निग्रंथ यानी बंधन रहित कहा जाता है। महावीर यानी साधना के प्रति कठोरता महावीर का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बौद्ध धर्म को देखें, बौद्ध धर्म जो है आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं या बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और 563 BC में इनका जन्म हुआ था और 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी और पुत्र राहुल था। और गृह त्याग कितने वर्ष में किए थे ये गौतम बुद्ध ने, तो 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो उसका प्रतीक क्या था, कमल और घोड़ा। और गृह त्याग जब कर रहे थे तो घोड़ा से, कमल और साढ़ जन्म का प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का वृक्ष है और निर्माण जो प्राप्त होता है उसका प्रतीक
पद चिन्ह या स्तूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 103 की ओर। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। प्राचीन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन है? तो ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ताम्रलिप्ति लिपि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। पश्चिम बंगाल में के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान को प्राचीन समय में ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता था दोस्तों। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी देशों तथा सिंहल के लिए व्यापार जहाज कहाँ से? ताम्रलिप्ति से ही जाते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है और वाहिल, हेनसांग, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग आदि इतिहासकार हैं जो यहाँ रहकर अध्ययन भी किए हैं। तो कौन? ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्राचीन काल में सबसे प्रचलित बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तंजौर में स्थित है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तंजौर यानी तंजावुर में स्थित है चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर। और चोल शासक राजराज प्रथम ने इस तंजावुर के चोल मंदिर का निर्माण करवाया था और राजराज प्रथम का कार्यकाल 985 से लेकर 1014 ईस्वी था। कला का महान संरक्षक थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के समय में ही कला का महान संरक्षक माना जाता है और तंजौर में उसके द्वारा राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी के शासन काल में श्री विजय का शासक श्रीमार विजयो तुंग वर्मन की नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार की निर्माण भी करवाई गई थी। यह स्थान स्वशासन को प्रश्रय देने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा होगा? तंजावुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने सैयद वंश का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश है दोस्तों। तो हमने आप याद करने के कहा था दिल्ली सल्तनत का जो वंश है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा वंश होता है? तो हमने कहा था गुफित सैलो, ये क्रम आपको याद हो जाएगा। गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, गुफित सैलो, सा से सैयद वंश, सै से सही वंश और लो से लोदी वंश। ये 5 राजवंश थे जो सल्तनत काल में काफी प्रचलित थे। तो इसमें कौन? सैयद वंश का कार्यकाल देखें 1414 से लेकर 1451 तक रहा है। ठीक है, और 1414 से 1451 तक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये लोदी वंश भी सल्तनत वंश से संबंधित है और खिलजी वंश भी। ठीक, नेक्स्ट को चलते हैं। 106 की ओर। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खनवा का युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए, तो खनवा का युद्ध लड़ी गई थी 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध लड़ी गई थी बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए, बाबर के जो 1526 से युद्ध स्टार्ट हुआ था, जो लगातार हुआ था, उसका एक ट्रिक है, पान खा के चला घर। पास से पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुई थी। खा से खानवा का युद्ध 1527 में हुई थी। पान खा के चला, च से चला घर, सब 28 में होता है क्या? चला से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी, च से चंदेरी का युद्ध हो गया। तो 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, घ से घाघरा का युद्ध। इसलिए हमने क्या किया? पान खाकर चला घर। पा से पानीपत, खा से खानवा, च से चंदेरी और घर से घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ था? पथारूघाट किसान विद्रोह किस वर्ष हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ? तो ये वर्ष 1894 ईस्वी में हुई थी पथारूघाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, वर्ष 1894 में। नेक्स्ट को चलते हैं 108 की ओर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRS का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए उद्देश्य से किया गया था। तो HRS की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? HRS की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कब? वर्ष 1928 में। HRS हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। देखिए, तो स्थापना तो हुआ था 28 में और संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह हुआ था। और सैंडर्स की हत्या 1928 में ही हुआ था। HRS के द्वारा पहली क्रांति घटना थी, जो HRS के द्वारा पहली क्रांति घटना थी जो 1928 में सैंडर्स की हत्या हुई थी। ठीक है, और लाहौर के पुलिस अधीक्षक थे और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु पकड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, तो HRS की वर्ष 1928 में हुई थी। यदि HRS से पहले ये कौन सी नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम HRA हुआ करता था, यानी कि हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, और ये इससे पहले जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इनका कब स्थापना हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के? तो वर्ष 1924 में हुआ था, और इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल, और इसमें इसके समय में जब क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे जगरात किया गया था, पुनः जगरात किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि हम देखें इसमें माउंटबेटन, तो माउंटबेटन क्या है? तो माउंटबेटन था जो भारत का एक वायसराय था। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का वायसराय के रूप में जाना जाता है। माउंटबेटन का स्वतंत्र भारत का जो वायसराय किसे कहेंगे? तो माउंटबेटन को कहते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसे कहते हैं? माउंटबेटन को ही कहते हैं। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी दोस्तों, और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। यदि हम इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आगे क्यों चलते हैं। इसमें है अफगानिस्तान के साथ भारत का सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई 106 मीटर है। कितना है? 106 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अफगानिस्तान के साथ कितना है? 106 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और यदि सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत किसके साथ लगाती है दोस्तों? तो वो बांग्लादेश के साथ 496.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा है। उसके बाद चीन है 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार उसके बाद आता है 1643 किलोमीटर, और उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर। कुल भारत का स्तरीय सीमा कितना है? तो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली है जो आपको किसकी? तो देवमाली ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है देवमाली। ठीक है, देवमाली 1672 मीटर है जो उड़ीसा के पूर्वी घाट पर स्थित है। राज्य का सर्वोच्च चोटी कोरापुट जिले में स्थित है। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को देवमाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोंकण तट, पश्चिम तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, जो महाराष्ट्र एवं गोवा के बीच का तट है। महाराष्ट्र एवं गोवा के बीच का तट है। और केरल वाले तट को कहते हैं मलाबार तट। केरल वाले तट को क्या कहते हैं? मलाबार तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हुंडू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी किनारे स्थित है? तो अभी हम जस्ट जलप्रपात के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि हुंडू जलप्रपात है जो आपको किस नदी किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी किनारे हुंडू जलप्रपात। किस नदी के? स्वर्ण रेखा नदी किनारे हुंडू जलप्रपात। ठीक है, हुंडू स्वर्ण रेखा नदी। और कहाँ पड़ता है स्वर्ण रेखा नदी? तो झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। झारखंड में 74 मीटर इसकी ऊंचाई है हुंडू जलप्रपात का। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी किनारे कौन है? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे पूछ किया जाए और इसमें यदि आपसे पूछे कि शिव समुद्र कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी कर्नाटक में स्थित है। और पायकारा जलप्रपात कहाँ है? तो नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। पायकारा जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। पुनासा और चुलिया पुनासा कहाँ है? चंबल नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात पोंछ नदी पर स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसमें यदि हम देखें तो गंगा एक प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर गंगा नहीं, नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नर्मदा क्या है? तो ये प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यदि हम नर्मदा के बारे में देखें दोस्तों तो नर्मदा है दो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है नर्मदा। ठीक है, और एक खंभात की खाड़ी में अपने पानी को गिराती है और यह एस्चुरी बनाती है, मुहाना बनाती है। उसे क्या एस्चुरी बनाती है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है नर्मदा की। ठीक है, सिंधु नदी है जो भारत के बाहर की नदियों में से है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहाँ है? भारत के बाहरी नदी है। सिंधु नदी है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से
सानोख्या बाबा हिम्मत से निकलती है, अरब सागर में अपना पानी गिराती है। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई कितना, 1114 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जब देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपको ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चेम यू डुंग नामक हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी भारत में कितनी लंबाई है, तो 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी दिहांग, दिवांग, लोहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों, डी का हो गया। यदि हम सी का देखें, गंगा नदी, गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी कौन है, गंगा नदी है। और ये गौमुख के पास, ये गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है और भागीरथी के नाम से निकलती है और जाकर अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, तब यह गंगा नदी कहलाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, और कितना लंबाई है, तब 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 115 में, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं, तो उस भार को हम लोग क्या कहा जाता कहते हैं, तो उस भार को हम कहते हैं, उस भार को धरती क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे फिर चलते हैं दोस्तों। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो केरल के समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। थोरियम की खोज हुई थी 1828 ईस्वी में, बर्जिलियस ने किया था थोरियम अयस्क की खोज, और इसके अनेक अयस्क प्राप्त हैं, परंतु मोनोजाइट इसका प्रमुख अयस्क है थोरियम का। थोरियम तथा अन्य विरल मृदाओं के फास्फेट रहते हैं। थोरियम केरल के समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 107 में, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, संविधान की प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता किए थे वो भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कुल 6 सदस्य थे। तो कुल 6 सदस्य कौन कौन थे, तो वो थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णन अय्यर, कन्हैयालाल, मनिक मुंशी, सैयद सदुल्ला, माधवराव, और छठा कौन थे, टीवी कृष्णाचारी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद खेतान जी आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू को देखें दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे आपको संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे। और यदि इसमें देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो आपको प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए भी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट की ओर 118 की ओर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है अनुच्छेद 32। और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। कितना, भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकार को। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और इसमें 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। और संवैधानिक उपचार क्या है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार में था, परंतु इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 300 में कर दिया गया, या एक कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको पूरी चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगी। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपको वीडियो मिलेगी दोस्तों। आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। आप पूरे संविधान को ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। काफी लाभ मिलेगा आपको। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास, मॉडर्न भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भी पूरी वीडियो अपलोड है। तीनों इतिहास का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं दोस्तों। यदि उसे भी आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहां भी उपलब्ध है। और वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आप यदि देखेंगे दोस्तों तो मुझे विश्वास है कि हर एग्जाम के लिए आपको वो रामबाण साबित होगा। आप जरूर से जरूर जाकर देखें, एक बार जाकर देखें दोस्तों, विजिट जरूर करें। आपको ये पता चलेगा कि यहाँ कितने बेहतर तरीके से वो बताया गया है। और आप उसे देखने के बाद यदि प्रश्न बनाएंगे तो आपका नंबर जरूर 5 से 10 नंबर बनने की
संभावना है। तो जरूर से जरूर जाकर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 119 की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न पूछा गया है। यदि हम इसे देखें दोस्तों तो प्रस्तावना के संबंध में दिया गया है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्राप्त करने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, ये सही है, और बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, यदि आप इसी में देखें हम 119 में प्रस्तावना, तो प्रस्तावना है कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि आपको प्रस्तावना की भाषा पूछ किया जाए वो कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें है 120 में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? तो मोरारजी देसाई है जो भारत के उप प्रधानमंत्री किस अवधि के दौरान रहे हैं? तो उन्होंने 1967 से 1969 के बीच में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं भारत का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 7 बार। देखिए भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है कि उप प्रधानमंत्री होगा। इसके बावजूद समय समय पर एक पद की व्यवस्था की जाती है। इस पद का अब तक 7 बार सृजित किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा किया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और दूसरे व्यक्ति का पद का सृजन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय 1669 से लेकर के 69 के बीच में मोरारजी देसाई को बनाया गया था दोस्तों, ठीक है, मोरारजी देसाई को। बाद में मोरारजी देसाई 1977 में ही मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। मोरारजी देसाई को चौथे प्रधानमंत्री के रूप में बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मोरारजी देसाई को, और उस समय जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था 1977 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बाद मोरारजी देसाई क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यदि किसी जाति अनुसूचित जनजाति से निकालना हो तो ऐसे शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 342 के 2 के तहत संसद को है, जबकि किसी जनजाति में अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं। घोषित होता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन हटाने का प्रक्रिया संसद द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 122 में PIL का पूर्ण रूप क्या है? देखिए PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म है लोकहितवाद के अंतर्गत जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषय आते हैं, जिस पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मात्र सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच करा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 5 ईयर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 124 में किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया था हरियाणा राज्य का? तो वो था सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के आधार पर हरियाणा राज्य को गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, सरदार हुकुम सिंह, और 23 सितंबर 1965 को की गई थी। और 1966 में हरियाणा को एक अलग कर दिया गया था, अलग राज्य के रूप में बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं दोस्तों। 125 में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित है? तो कितना 52वां संविधान संशोधन संसद के सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 में लाया गया था, 1985 में लाया गया था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया था दोस्तों, जिसके द्वारा अनुच्छेद 101, 2 और 190 और 91 में संशोधन कर संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के प्रावधान किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 हमारा सही आंसर है। 126 में भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? मौर्य वंश के शासकों से कौन सा प्रतीक नहीं अपनाया गया था? तो यदि हम ये देखें तो सत्यमेव जयते है जो मौर्य वंश के प्रतीक को सही अपनाया गया था, क्योंकि यह मुंडकोपनिषद से अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बाकी घोड़ा, सांड और चोर, 4 शेर, ये सब मौर्य वंश के प्रतीक से अपनाए गए हैं। आर्थिक विकास का
प्रचालन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आर्थिक विकास का प्रचलन है जो प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। बिहार के प्रसिद्ध मंदारीगिरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बिहार के प्रसिद्ध मंदारीगिरी जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको बांका में मिलेगा। बिहार में जो मंदारीगिरी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बांका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बांका में मंदारीगिरी मंदिर अवस्थित है। 12वें जैन तीर्थंकर भगवान बसुपूज्य स्वामी जन्म में बैरागी एवं जिन्होंने वैराग्य अवस्था में भ्रमण कर चंपापुरी एवं मंदारीपुरी पहुंचे थे, तो उन्हीं के मंदिर बनाया गया है मंदारीगिरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर बांका में। 129 में जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो 9 जिलों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। कितने जिला? 9 जिला। कौन कौन जिला है जो सीमा लगती है पटना से? देखिए, पटना से सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल, ये जो है 9 जिले हैं जो पटना से सीमाबद्ध होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? यदि इसमें देखें तो अशोक का कलिंग विजय है जो सबसे अंत में हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 323 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। और मेघासनीज का भारत आना 305 ईस्वी में हुआ था। मेघासनीज भारत आया था 305 ईस्वी में। उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक होता है इस ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में। और राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में। और कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में होता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय होता है। तो सबसे अंतिम घटना है अशोक का कलिंग विजय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यदि हम देखें बिहार का शोक किससे कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और कोसी नदी तिब्बत के गोसाई घाट चोटी से के उत्तर में से निकलती है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी यानी तिब्बत में पंगचू के नाम से जाना जाता है। कोसी की सहायक नदियां याऊ, सुन कोसी, तामूर कोसी इत्यादि है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो बिहार में जो रैंकिंग की दालें हैं उत्पादन की श्रेणी से कौन है? मूंग और मसूर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इंस्पायर विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और औद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम है। इनमें प्रथम फर्स्ट से क्या तात्पर्य है? तो प्रथम फर्स्ट से क्या तात्पर्य है? जिसका तात्पर्य है नवाचार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नवाचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रथम आई है, इससे क्या है? नवाचार है। प्रथम आई से इंस्पायर में नवाचार है। विज्ञान में प्रौद्योगिकी विभाग का है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनोवेशन इन साइंसेस परस्यूट ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, नवाचार। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कार्यकाल कितना है? तो 1992 से 97 के बीच। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच है दोस्तों। 92 से 97 के बीच। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, और इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिक मानव संसाधन एवं विकास तथा रोजगार पर दिया गया था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है। और यदि हम इसमें देखें 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितना से कितना था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1985 से 90 था। 1985 से 90 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हुआ था। और उसके बाद 2 साल का योजना अवकाश हुआ था। 90 से 91 और 91 से 92 के बीच में 2 साल का क्या हुआ था? योजना अवकाश हुआ था। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना देखें। 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब था? तो 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना था दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच में था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 135 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग है। नीति आयोग का संदर्भ में टी का अक्षर क्या करता है? तो टी का इसका मतलब क्या है नीति आयोग में? तो नीति आयोग में नेशनल, टी का क्या होगा? तो कौन सा टी है? ट्रांसफॉर्मिंग होगा, एन हो गया नेशनल और टी होगा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। टी का क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। टी का क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हम देखें इसके फुल फॉर्म क्या होता है नीति आयोग का? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है,
तो नीति आयोग का स्थापना किस पर हुई थी? नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ था दोस्तों, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। और इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष पनगड़िया जी थे। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो पनगड़िया जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार पाने या करने वाले, पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो पहले भारतीय भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो इनमें से देखें तो आपको चंद्रशेखर वेंकट रमन है जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। और वर्ष 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। उस समय डॉक्टर इंद्र प्रसाद ने 1954 में 3 लोगों को दिया था भारत रत्न। कौन कौन थे? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, 3 लोगों को 1954 में सम्मान दिया गया था, भारत रत्न सम्मान। तो इनमें से 3 में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 37 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और विशेष ऑस्कर पुरस्कार को सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सत्यजीत रे को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 138 में हॉकी के मैदान का आयाम कितना होता है? तो हॉकी के मैदान का आयाम जो होता है 91.4 से गुना 55 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 91.40 मीटर से लेके 55 मीटर होता है। आमतौर पर सिंथेटिक घास के से ढका होता है। ये किससे? सिंथेटिक घास से ढका होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो गुगली क्रिकेट से संबंधित है, फुल टॉस क्रिकेट से है, शॉर्ट पिच क्रिकेट से है, जबकि स्ट्राइकिंग सर्कल क्रिकेट से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 140 के चलते हैं दोस्तों। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 19 नवंबर को विश्व भर में महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए 19 नवंबर को मनाया जाता है। और यह वर्ष 1914 में आयोजित किया गया था पहला बार इसको कब आयोजित किया गया था? वर्ष 1914 में महिला उद्यमिता दिवस को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 141 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी का आत्मकथा का शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड? किसने लिखा है 281 एंड बियॉन्ड? तो बीवी लक्ष्मण ने 281 एंड बियॉन्ड नामक आत्मकथा लिखा है। और बीवी लक्ष्मण 2001 में ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रनों की पारी खेला था। इसी पर उन्होंने लिखे हैं। कौन है? बीवी लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 140 को चलते हैं दोस्तों। पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी है। पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन है जो आपको त्रिनाद एवं टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। त्रिनाद एवं टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सऊदी अरब को देखें दोस्तों तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है। सऊदी अरब का रियाद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी त्रिनादो एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या वियना है। और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जेसी बोस ने माइक्रोवेव के क्षेत्र में भी काम किए थे और उन्होंने अति सूक्ष्म तरंगों के उत्पन्न कर हर्ट्ज डिटेक्टर को काफी सुधार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 144 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार है जो किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोर्सी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बी सही आंसर है। सिकोर्स्की ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 149 में देखते हैं 7वीं हॉकी पुरुष एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो भारत के चेन्नई शहर में आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चेन्नई में आयोजित किया गया है 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का शुभारंभ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फरवरी 2023 में 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो प्रिंस हैं
किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? भूटान के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राई ने दूरसंचार में सहयोग करने के लिए सी डॉट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सी डॉट के साथ। और ट्राई की स्थापना 1997 में हुआ था दोस्तों, 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 149 में बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है? बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम था 23 में सतत सात निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 150 की ओर। बिहार के कितने पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा? बिहार के कितने पुलिस रेंज में? तो बिहार के 9 पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, 9 पुलिस रेंज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।